हेलो बच्चों, नमस्कार। नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? बच्चों, आरडब्ल्यू ने एक बहुत अच्छी एक मुहिम चालू की है जिसका नाम है कैरियर चर्चा। उसका ये दूसरा एपिसोड हम लोग देख रहे हैं और संडे को हर शाम 8 बजे ये एपिसोड आपको ऐसे ही मिलता रहेगा जैसे ये वाला एपिसोड भी आपको मिल रहा है। और पिछले वाले वीडियो को जब हमने देखा सर, जी। तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स उस पे बच्चों का रहा। ऐसा लगा कि जो जिस उद्देश्य के लिए हम वो वीडियो बना रहे हैं वो उद्देश्य शायद हमारा पूरा हो रहा है। और मैं पहले तो आपका परिचय करा देता हूं बच्चों अपने एक्सपर्ट से जो आज के हमारे इस कैरियर चर्चा में रहेंगे। अविनाश सर को सब जानते हैं, पहली ही वीडियो में भी हैं और उसका कारण है कि 12th के बच्चों के दिलों पे जो राज करते हैं, 12th के बाद जिसको बच्चा जिस चेहरे को देखना चाहता है तुरंत, तो वो पूरी तरह से कनेक्टेड है हमारे अविनाश सर। और एक हैं हमारे अमर चौधरी सर, और ये मोटिवेशनल स्पीकर, या हम कहें कि जब भी आप इनको सुनोगे तो आपके हर एक शब्द पर आपको ऐसा लगेगा कि ये ही राय हमें मिलनी चाहिए किसी भी एक्सपर्ट के द्वारा। तो आप जब इनको सुनेंगे तो आपको लगेगा, और मैंने क्यों इनको शामिल किया है इस प्रोग्राम में। तो बहुत ही एक्सपर्ट राय देने के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात को रखते हैं और आपकी समस्याओं को समझते हैं, जिस पर हम लोग काम करने वाले हैं अगले 20 मिनट में। तो बच्चे, मुझे आप सब लोग जानते ही होंगे, मैं हूं अंकित भाटी। और अभी हम शुरू करते हैं अविनाश सर के द्वारा जो आपके प्रश्न आए हैं हमारे पास, उन प्रश्नों को कि भाई बच्चों ने क्या क्या लिखकर भेजा, वो एक्चुअली हमसे सर क्या जानना चाहते हैं वो बच्चे। तो हम इस तरह से अविनाश सर से जानना चाहेंगे। सर, पहला क्वेश्चन बता दीजिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बच्चों का। जी बिल्कुल सर। हाँ। जैसा कि बता देना चाहते हैं कि पहले भी करियर चर्चा में जी। ये बच्चों के जो सर डाउट्स हैं ये हमने कमेंट्स में हाँ। और आईवीआर यानी कि कॉलिंग अच्छा, के माध्यम जो से हमने डाउट लिए। कॉल अच्छा, नंबर 1 दिया था सर। हाँ, जी 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 जी। ये बच्चों के ही सवाल है। हाँ जी, ये बच्चों के बच्चों, सवाल ये है। बहुत बिल्कुल। और मैं इस बच्चे का नाम जरूर लेना चाहूंगा। अच्छा महेश ने ये क्वेश्चन भेजा है। अच्छा, एक मैं यहाँ पे सर थोड़ा इंटरप्ट करूंगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये केवल बच्चों के नहीं हैं, ये उनके पेरेंट्स के भी क्वेश्चन हैं। पेरेंट्स के लिए क्योंकि वो पेरेंट्स के इसलिए हैं सर, क्योंकि बच्चे को तो ये नहीं पता कि मुझे 12th के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है, उससे ज़्यादा चिंता उनके पेरेंट्स को भी है कि हम अपने बच्चे को क्या कराएं। ये बेसिकली ये प्रोग्राम बच्चे का ही नहीं है, जी जी ये पेरेंट्स का भी है। और पिछले प्रोग्राम में हमने रिक्वेस्ट की थी हर बच्चे से, और मैं अब भी करूंगा कि इस प्रोग्राम को कभी भी अकेले मत देखना, पेरेंट्स को देखना, वो बहुत क्लियर रहेंगे आपको लेकर के कि आपको क्या करवाना है उनको। जी अगर सर। ये सवाल पेरेंट्स के हैं सर, जी तो मैं यहाँ दो बातें जरूर कहना चाहूंगा कि वो पेरेंट्स तो जागरूक हैं, जी। लेकिन वो बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं जिनके वो पेरेंट्स हैं। हाँ, उसका कारण क्या है? जी। आप अगर देखें सर तो 90% जो बच्चे का जीवन गुजरता है हाँ वो 7 या 8 महत्वपूर्ण पूरे जीवन में डिसीजंस पर गुजरता है। जी। और उन 7-8 में से 5 या 6 डिसीजंस यानी 60 से 70% डिसीजंस पेरेंट्स के द्वारा लिए जाते तो वो बहुत कम भाग्यशाली बच्चे होते हैं जिनको इतने जागरूक पेरेंट्स मिल जाएं जी, जो ऐसे सवाल पूछ सकते हो। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया सर, प्लीज पहला क्वेश्चन। जी, सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए? अच्छा, 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद? जी। और इसमें बच्चा पूछ रहा है कि ग्रेजुएशन कौन से विषय से करनी चाहिए? ओके, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन हो गए बेसिकली। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद बच्चे को कब तैयारी के लिए सिविल सेवा में जागरूक रहना चाहिए। अब देखो सर, यहाँ ना सिविल सेवा जब भी नाम आ जाता है तो ये इंडिया क्या वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जाम में से एक है। जी। इसको कभी भी बच्चा ऐसा नहीं कर सकता कि मैं अभी टारगेट करूं सेट, और मैंने अभी सोचा है और मैं इसको 5-6 महीने 2-4 महीने या 1 साल भर पढ़ के इसको निकाल लूं। साल भर पढ़ के भी 1 साल इसके लिए आइडियल टाइम माना जाता है कि 1 साल में सिविल सर्विसेज हो सकती है, लेकिन उस लेवल पे आपने क्लासेस में पढ़ा हो। अगर आप क्लासेस में ही बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करके आए हैं तो फिर आप एक एवरेज बच्चे की श्रेणी में आते हैं। तो उस टाइम पर आपको ये सोचना होगा कि मेरे को 12th के बाद ही अपना गोल सेट कर लेना है अगर मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। और 12th तक आप कोई भी सब्जेक्ट से अपनी करिए, चाहे आर्ट स्ट्रीम से करिए, चाहे साइंस से करिए, चाहे कॉमर्स से करिए या एग्रीकल्चर से करिए, वो कोई भी मैटर नहीं करती ये बात। लेकिन 12th के बाद आप ग्रेजुएशन में किन सब्जेक्ट्स को चुनते हैं उस पर बहुत मैटर करता है सिविल सर्विसेज को।
तो 12th के बाद अगर आप सिविल सर्विसेज को टारगेट करना चाहते हैं तो आप बीए करें, ग्रेजुएशन में भी बीए करें, क्योंकि बीए के वो सब्जेक्ट्स ही आपको रिलेट करते हैं उससे। हालांकि सिविल सर्विसेज सर मैथ्स में भी होता है, साइंस में भी होता है, लेकिन मैथ्स और साइंस में ज्यादातर बच्चे जो निकालते हैं इसको वो आईआईटीएन निकालते हैं, आईआईटीएन से, है ना। तो वो अगर आप आईआईटीएन है तो फिर वो आपका मैटर है कि आप मैथ साइंस चुनते हैं या नहीं चुनते। पर मेरे ख्याल से जो इस सवाल का जवाब चाहते हैं कि वो आईआईटीएन नहीं है, क्योंकि वो तो अभी सिर्फ जेई की तरफ ध्यान दे रहे होंगे, नीट की तरफ ध्यान दे रहे होंगे, ठीक है। तो अभी मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो आर्ट साइड के सब्जेक्ट्स को ही अपने वैकल्पिक विषय या जीएस के सब्जेक्ट्स को चुनकर ही आगे बढ़ते हैं या उसको ये जानना चाह रहे हैं जवाब को। तो आप बीए में उन सब्जेक्ट्स को चुनिए जो आपके सिविल सर्विसेज के कोर्स है। जैसे मान लीजिए पॉलिटी चुनते हैं आप ज्योग्राफी चुनते हैं, आप हिस्ट्री चुनते हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट्स आपके पूरी तरह से काम आएंगे आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम में। और अब ये मानते हैं कि सर जैसे डीयू में एडमिशन लेते हो तो आप हिस्ट्री ऑनर्स करते हैं या ज्योग्राफी ऑनर्स करते हैं या पॉलिटी ऑनर्स करते हैं, तो वहां पर ऑनर्स उसमें करिए जो आप आगे सिविल सर्विसेज में एक वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप चुनना चाहते हैं, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है, तो उसमें ऑनर्स करिए। तो क्योंकि आपको उसमें गहराई से नॉलेज चाहिए, गहराई से जानकारी उस सब्जेक्ट की चाहिए। तो इस तरीके से आपको 12th के बाद ग्रेजुएशन के साथ साथ अपनी तैयारी को पूरी तरह से मोड़ देना चाहिए सिविल सर्विसेज की तरफ, अगर आप उस तरफ जाना चाहते हैं। यहाँ आपने दो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाए सर, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने जो कहा कि बीए ले लेनी चाहिए ताकि उसके जो सब्जेक्ट हैं वो आपके यूपीएससी की तैयारी में भी हेल्प करेंगे, ग्रेजुएशन में भी। हाँ जी। इसको मैं अगर व्यवहारिक तौर पे समझाऊं तो सर इसको ऐसे समझते हैं कि मुझे हेल्दी भी रहना है और उसके लिए मुझे किसी ने कहा कि आपको एक्सरसाइज करनी है जी जी, और मुझे ऑफिस भी जाना है, लेकिन मेरे पास समय कम है जी, तो क्यों ना मैं साइकिल से ऑफिस जाने लगूं। अब साइकिल दो काम कर रही है, मेरा ऑफिस भी पहुंचा रही है, प्लस जो मुझे एक्सरसाइज के लिए अलग से समय देना था वो एक्सरसाइज साइकिल चलाते में ही हो गई। तो वो जो बीए के सब्जेक्ट्स हैं वो ही मेरे यूपीएससी की तैयारी में मेरे काम आने लगेंगे। बिल्कुल। और सर गलत गाइड यहाँ बच्चे ऐसे हो जाते हैं, मान लीजिए उनको करना बीए के सब्जेक्ट से है, आके काम वो आएंगे यूपीएससी में, लेकिन वो बच्चा बीएससी में एडमिशन लेगा कि मैं साइंस से कर रहा हूं, पर वो साइंस के सब्जेक्ट्स में आपको यूपीएससी करना नहीं है, तो फिर उसका ग्रेजुएशन का कोई रिलेशन रह नहीं जाएगा आपके उन सब्जेक्ट से जो आपको यूपीएससी करने में हेल्प करने वाले। दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट था सर जो आपने बिल्कुल कहा 12th के बाद बच्चे को करनी चाहिए, जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप तैयारी का शुरुआत कब से कर रहे हैं। हाँ, हम अक्सर एक ट्रेनिंग में एक एग्जांपल दिया करते हैं, मैं ट्रेनिंग्स में हम लोग बच्चों से पूछते हैं कभी आपने छोले बनाए हैं क्या, तो अमूमन बच्चे बोलते हैं जी हाँ घर में मम्मी ने बनाए हैं। तो हम एक सवाल पूछते हैं कि अगर कल सुबह मुझे छोले बनाने हैं तो सबसे पहला काम क्या होना है? बोले सर रात को भिगोने पड़ेंगे। और मैं कहता हूं अगर आपने रात को छोले नहीं भिगोए तो आप चाहे संजीव कपूर क्यों ना हो, आप उतने अच्छे छोले नहीं बना पाएंगे जितने अच्छे आप बना सकते हैं। तो अगर आप 12th के बाद तैयारी शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब आपने छोले भिगो दिए। अब जब समय आएगा तो आप बना पाएंगे जी। पर तैयारी ही ग्रेजुएशन के बाद करी तो फिर बिना भिगोए हुए छोले हैं। और यहाँ मैं थोड़ा सा एड ऑन करूंगा सर कि बच्चे को ये भी थोड़ा सा दिक्कत होती है कि 12th के बाद हम तैयारी शुरू तो कर दें पर हम शुरुआत में क्या करें। तो हाँ 12th में अब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, सर ने बोल दिया यूपीएससी टारगेट करें, पर अब यूपीएससी करें कैसे टारगेट। तो आपको 6 to 12 कोई भी आप पहले पूछोगे कि भाई मुझे अब ग्रेजुएशन में करना क्या चाहिए, कैसे मैं फोकस करूं अपने यूपीएससी पे, तो मैं आपसे इतना चाहूंगा बस आप ग्रेजुएशन करते रहिए। 6 to 12 तक की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं जी उनको आप कवर अप कर लीजिए, क्योंकि वो आपको करनी ही पड़ेंगी। और ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं होता सर कि जो यूपीएससी निकाल ले और एनसीईआरटी जिसने ना पढ़ी हो, हर कोई एनसीईआरटी पढ़ता है। अब 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़ें कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है बच्चों के मन में। ये महत्वपूर्ण सवाल है अब, क्योंकि वो तो कर दिया कि भाई हमने बता दिया कि पढ़नी है, बच्चा बुक भी खरीद लाया कि भाई 6th में 3-4 क्लास एनसीईआरटी की बुक है, 7th में 3 एनसीईआरटी की बुक है, 8th में 4 एनसीईआरटी की बुक है, तो टोटल मिला के 11-12 तक ये 30-35 एनसीईआरटी की बुक बन जाती है। अब वो आगे पढ़ने लगता है, उसको वो समझ में नहीं आती, अब वो कैसे पढ़े उनको। तो उसके लिए भी सर हमने एक चीज की है, क्योंकि हमने यही समस्या पे काम किया, आरडब्ल्यूए सिविल सर्विसेज एक हमने चैनल बनाया है, ठीक है, उस पर हमने
एनसीईआरटी का एक कोर्स लाए हैं बच्चों के लिए, और ऐसे ही बच्चों के लिए जो 12th के बाद स्पेसिफिकली एनसीईआरटी के लिए। हाँ, वो 4 महीने में हम सारी एनसीईआरटी जो हमारे टीचर्स हैं, एक्सपर्ट है, मुखर्जी नगर की बेस्ट फैकल्टी हम उनमें लेके आए हैं, तो वो चारों टीचर्स वो इस कोर्स को, एनसीईआरटी को या सारी बुक्स को बहुत अच्छे से, जो सिविल सर्विसेज में जितना काम आएगा उनमें से बहुत अच्छे से कवर कर टू देंगे। माय बेस्ट नॉलेज सर, ये तो मैं भी लोगों के सजेशन सुनता आया हूँ जी। कि आप एनसीईआरटी करिए, जी पर मुझे लगता है कि पहला ऐसा प्लेटफॉर्म मैं सुन रहा हूँ जिन्होंने एनसीईआरटी के लिए स्पेसिफिकली जी। एक कोर्स डिजाइन किया है। जी जी ये मील का एनसीईआरटी। पत्थर साबित होगा सर बच्चों के लिए। हाँ, अब मुझे ये लगता है कि सर अगर ये बच्चे ग्रेजुएशन के साथ साथ एनसीईआरटी पे बहुत अच्छा फोकस कर लें, और वो टीम जो है हमारी केवल एनसीईआरटी कवर नहीं कराएगी, वो टीम को मैंने ये बोला है कि इनको इसी टाइम आप आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस कराएगी, जो मेंस में इनके काम आते हैं यूपीएससी में। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या है, प्री निकाल लेगा बच्चा क्योंकि वो ऑप्शनल है, उत्तर टिक करना है, लेकिन मेंस में वो फंसता है कि मेरे को आंसर राइटिंग ही नहीं आती है, मेरे को ऐसे राइटिंग ही करना नहीं आता कैसे। तो वो उनका जो वो डेवलप करना है, वो एनसीईआरटी की बुक्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं सर, उन क्वेश्चंस को हम वहीं सॉल्व कराएंगे, उनको लिखना सिखाएंगे, लिखना भी सिखाएंगे। तो ये टीचर्स से मेरी स्पेशली बात हुई है और इसी कोर्स में सिखाएंगे। क्या तो ये चीजें हमने ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे आपने काम किया है। और जब आपने एनसीईआरटी की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है बेसिक्स क्लियर करने की आप बात करते हैं। तो मैं बेसिक शब्द पे गौर कर रहा था सर कि अगर हमारा बेसिक क्लियर नहीं है तो आप देखिए बेसिक क्या कहता है, सिक माने होता है बीमार, हाँ, और बे माने बिना। जी जी, बेसिक जिसने पढ़ लिया वो बीमार नहीं हो सकता कभी भी अपनी तैयारी में। तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा कि अगर बच्चों ने बेसिक्स क्लियर कर लिए। बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन सर प्लीज। तो आशा करते हैं कि पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियरेंस दे गया होगा जी। और दूसरा क्वेश्चन सर मैं लेना चाहूंगा, यहाँ बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि 12वीं के बाद हम प्राइवेट कोर्सेज करेंगे, हाँ, और साथ में तैयारी करेंगे। हाँ, तो हमने बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उनमें से कुछ क्वेश्चंस को कॉमन के तौर पर लिया है। क्या डिस्टेंस लर्निंग या प्राइवेट कोर्स के साथ सरकारी नौकरी तैयारी करना बेहतर होगा? अच्छा, ये प्राइवेट कोर्स जो मैं समझ पा रहा हूँ, एक तो रेगुलर बीए होती है, एक प्राइवेट बीए जिसको बोलते हैं। बीएससी तो प्राइवेट कभी होती नहीं, वो तो रेगुलर ही करनी पड़ती है। मेरे ख्याल से बीए में ऑप्शन है या एक आध कोर्स में और होता होगा। तो यहाँ पर अगर आप प्राइवेट करने की सोचते हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन खुल जाता है कि आप कुछ और सोच लें। क्योंकि प्राइवेट में आपको क्या है कि आपको वहां पे डिग्री लेनी है, फिर आपका उद्देश्य सिर्फ डिग्री लेने का है उस ग्रेजुएशन से, लेकिन उसके बाद अगर आप कुछ और तैयारी नहीं कर रहे हैं और वो भी प्राइवेट कर रहे हैं तो फिर ये आप यूजलेस, फिर तो रेगुलर कर लीजिए, कोई सेंस ही नहीं है। तो अगर आप प्राइवेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका दूसरा उद्देश्य जरूर है जी। तो दूसरे उद्देश्य पे काम बहुत अच्छा करना चाहिए आपको, स्पेशली सरकारी नौकरी के लिए आपको काम करना है। चाहे आप एसएससी सीजीएल टारगेट करें, एसएससी सीपीओ टारगेट करें, यूपीएससी टारगेट करें, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट भी कर रहे हैं और कोई एग्जाम टारगेट नहीं कर रहे हैं तो फिर ये आपका फेलियर है बच्चों। आपको कुछ ना कुछ तो टारगेट करना चाहिए। यहाँ आपने इस बात को इतना बेहतरीन तरीके से बच्चों को समझाया सर कि अभी अविनाश सर आप कह रहे थे डिस्टेंस लर्निंग, तो मैं तो बच्चों से ये कहूंगा सर कि आप रेगुलर करें, हाँ, प्राइवेट करें जी, या डिस्टेंस लर्निंग करें जी, बस आपकी लर्निंग से डिस्टेंस ना हो जाए। आपको लर्निंग के पास रहना। हाँ। और अभी आपने इतना बढ़िया बात कही कि अगर आप प्राइवेट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका फिर पूरा टाइम किसमें लगना चाहिए? जी जी, तैयारी में। और अगर आप तैयारी में पूरा टाइम नहीं दे रहे हाँ, तो महत्वपूर्ण यहाँ ये देखना पड़ेगा बच्चों को भी कि आप तैयारी में फुल टाइमर हैं या फुल टाइमर हैं। आप फूल तो नहीं बना रहे हैं। सही बात है। और अल्टीमेटली सर बच्चे को बाद में जाके पता चलता है कि मैं दुनिया में किसी को भी फूल नहीं बना सकता सिवाय अपने आप। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप प्राइवेट या डिस्टेंस लर्निंग से कर रहे हैं तो फिर तो पूरा फोकस किस पर चला जाना चाहिए? तैयारी पर। तैयारी पर, बिल्कुल। तो ये तो बच्चों इस पर मैं यही कहूंगा कि प्राइवेट अगर आप करें तो आप दूसरा उद्देश्य साथ लेकर के चलें, तभी ये प्राइवेट की सोचें, वरना तो रेगुलर चल भी हो जाती है आराम से। जी जी, ठीक है सर। नेक्स्ट। प्यारे बच्चों का एक डाउट है सर जी, क्योंकि हम भारत में रहने वाले हैं और राष्ट्रभक्ति कूट कूट के भरी होती है। हाँ, बिल्कुल। तो उसमें अगर डिफेंस की बात ना हो तो फिर तो बेकार है। हाँ, सही तो बच्चों के डाउट है कि हाँ, डिफेंस से मैं भी इसको पढ़ पा रहा था कमेंट्स में, बहुत सारे डाउट्स ये आए कि एनडीए की तैयारी, शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा सर प्लीज। 11वीं और 12वीं करने के साथ साथ या 11वीं 12वीं के साथ साथ हम डिफेंस सेवा जैसे एनडीए की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए? हाँ, और सर ये मैंने एनडीए के लेवल पर जो डाउट्स आए हमारे उसको हमने 3 अलग अलग डाउट्स लिए हैं।
ओके, जिनमें से ये एक पहला डाउट पहला है जो doubt मैं है। आपसे संतुष्ट ठीक है। होना चाहूंगा। ठीक है, बाकी बात दो बाद में लेते हैं, पहले मैं इस बात पे आ जी, जाता हूँ। बिल्कुल। 11th और और 12th 12th के साथ 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 एनडीए की तैयारी कैसे? कैसे कर सकते हैं। देखिए, एनडीए एक आपको ऑफिसर बनाता है, और ऑफिसर बनाने के बाद एकेडमी में जाना होता है, डिफेंस एकेडमी में। ऑफिसर चुने जाने के बाद 3 साल फिर वो आपको ग्रेजुएशन कराते हैं, फिर आप जा करके, तब तक जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तब तक आप लेफ्टिनेंट हो, फिर जब आपको ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है, सब हो जाता है, तो फिर आप कैप्टन बना दिया जाता है। और भाई ये आप देखिए, एनडीए ऐसी पोस्ट है कि आप ऑफिसर लाइन में जब जा रहे हो तो आपकी बहुत सारी क्वालिटी वो चेक करेगा, क्योंकि वो आपसे 12th बेस पर ले रहा है। तो ये जो टारगेट्स है ना एनडीए जैसे, ये सर बच्चे को तभी अपना टारगेट्स बनाना चाहिए जब उसको पहले से ये हो कि मैं तो देश सेवा में ही जाना चाहता हूँ, मेरी देश सेवा में ही रुचि है, मैं कहीं और उतना फिट नहीं हो पाऊंगा। क्योंकि एसएसबी एक इंटरव्यू होता है इसमें, उसमें ये चीज ही ये जांचते हैं ये लोग। 5 दिन वो इंटरव्यू चलता है, उसमें स्पेशली ये चीज देखी जाती है कि आप में रियलिटी क्या है, देश के प्रति आप सिर्फ नौकरी करने आ रहे हैं या वास्तव में आप देश सेवा करना चाहते हैं, पैशन भी है क्या, वो पैशन भी आपके अंदर या नहीं है। तो वो आप पकड़ लिए जाओगे वहां, अगर आप किसी और के कहने से या किसी और को देखकर एनडीए की तरफ जा रहे हो। क्योंकि उसके बाद अगर आप किसी और को देख करके जा रहे हो तो आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन, आप उधर चाहिए। अब लेकिन आप एनडीए पे जाना चाहते हैं, तो एनडीए के लिए भी सर इन बच्चों को, अगर आप 11th 12th से आपने मन बना लिया तो बहुत सही समय है। और क्योंकि 12th के बाद बहुत ज्यादा अवसर आपके पास एनडीए के लिए बचेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर एज लिमिट बड़ी कम होती है सर, 16.5-17 साल से ले लेते हैं और 21 साल के बाद ये ओवर एज कर देते हैं। और यहाँ कोई डिफेंस में एक ऐसी चीज है कि यहाँ कोई कोटा नहीं चलता कि भाई एससी के लिए अलग एज होगी या ओबीसी के लिए अलग एज होगी, सबके लिए समान एज है। तो भाई 17 से 21 पे आप ओवर एज होगे तो होगे सभी लोग। तो यहाँ पर बच्चों आपको ये, क्योंकि आप 17 साल जब 16.5-17 साल के हैं तो आप जाहिर सी बात है 12th ही कर रहे होंगे, तो वहीं पे आपको ये टारगेट फिक्स कर लेना है अपना। 12th के बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते भी हैं काम इसी के अंदर, अगर आप वहाँ 12th में मेहनत करते हैं तो ये एनडीए का जो रिटन एग्जाम है ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से हो जाता है। यहाँ इंग्लिश भी चाहिए, मैथ्स भी चाहिए, सब कुछ। लेकिन जो एसएसबी है उसके लिए आपको ये देखना होगा अपने आप को, क्या मैं इंग्लिश में थोड़ा सा फ्लुएंट मेरे को होना चाहिए। अगर आप हिंदी माध्यम से हैं और आप इंग्लिश में उतने फ्लुएंट नहीं हैं, तो आप इंग्लिश स्पीकिंग के लिए थोड़ा सा आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल करना पड़ेगा इंग्लिश के लिए। डेफिनेटली अगर ऐसा करते हैं तो शायद ज्यादा बेहतर आपके चांसेस होंगे एसएसबी को क्लियर करने के। हाँ, एनडीए के एग्जाम को अगर क्लियर करना है उसके लिए हम लोगों ने सर, यहाँ फिर से मैं कहूंगा कि रोजगार विद अंकित एक डिफेंस चैनल बनाया हुआ है। उस पर मैं अभी धर्मेंद्र सर की 1-2 दिन के अंदर ही एक वीडियो जो है, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में भी पिन करा दूंगा उसका लिंक, तो आप वो वीडियो देखना। उसमें एनडीए की कंप्लीट जानकारी दे रहे होंगे, कंप्लीट ए टू जेड समझा रहे, पूरा प्रोसेस कि भैया आपको एनडीए में क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे आपको करना है, ये सब कुछ बहुत कुछ हमने भी बता दिया है इस वीडियो में। लेकिन वो एक डिटेल्ड वीडियो होगा कि एग्जाम में क्या क्या आएगा, कितने मार्क्स की कौन सी चीज होगी, कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी, एसएसबी कैसे होता है, इस सारी बातों पर चर्चा उस चैनल पे की गई है। तो ये बच्चे जाकर के उस चीज को देख सकते हैं। जी सर, बहुत बढ़िया। और डिफेंस में तो अगर बच्चा तैयार, जैसे हिंदी मीडियम वाली बात आएगी, ठीक है, डेफिनेटली सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिना इंग्लिश के एनडीए तो आप क्लियर कर ही नहीं सकते। जी। लेकिन मैं ये मानता हूँ इंग्लिश सर पर बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल ही है। मुद्दा यही है सर कि जो एनडीए में जाएगा, ऐसी बात है, उसके अंदर पैशन तो नेक्स्ट लेवल का होगा। और जब इतने नेक्स्ट लेवल का पैशन है, और बेशक आप हिंदी मीडियम के, तो वही पैशन आप इंग्लिश सीखने में लगा देंगे। और इंग्लिश, अगर आपका पैशन है तो फिर आप सीख जाएंगे, है ना, क्योंकि आपका फिर पैशन इंग्लिश सीखने का भी बनेगा डेफिनेटली। लेकिन बिना पैशन के आप वो भी नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल है, डेफिनेटली जी। हाँ, एक महत्वपूर्ण और बात आपने बिल्कुल सही कही है कि एसएसबी का जो इंटरव्यू होता है, दे चेक आउट योर पर्सनैलिटी एक्चुअली। जी। वो आपका EQ चेक करते हैं, एडवर्सिटी कोशेंट कैसा है, डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी है आप या नहीं है। तो ये चीजें भी अगर आप साथ के साथ डेवलप करते हुए अपने अंदर चलें, इट्स नॉट ऑल अबाउट रिटन एग्जाम, जी, इट्स ऑल ओवर इंटरव्यू। बिल्कुल। और इंटरव्यू को मैं हमेशा कहता हूँ सर, इट्स नॉट इंटरव्यू एक्चुअली, इट्स इनर व्यू। आपका सही बात, अंदर झांकते हैं जी कि जो आपने लिख दिया वो सच में आपके अंदर है क्या, है या नहीं, जो आपके रेज्यूमे में है वो आप में भी है या नहीं है। तो वो चीजें अगर आप में है तो एनडीए में जाइए, नहीं है तो डेवलप कर लीजिए।
बहुत सही। जी और इसमें मैं साथ में कहूंगा कि कई बार बच्चों को पता नहीं होता, ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, तब सोचते हैं कि सर मैं अब डिफेंस में ऑफिसर बनना चाहता हूं, तो उस टाइम पे फिर सीडीएस है आपके पास ऑप्शन। ओके एनडीए और सीडीएस दोनों से सेम अफसर बनोगे। सबसे अच्छी बात है कि एनडीए में आपको 3 साल वो कॉलेज भी कराते हैं, 3 साल ग्रेजुएशन भी कराते हैं, जी। लेकिन सीडीएस में आपको ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं, वहां ट्रेनिंग सिर्फ 1 साल की है। सर इसकी थोड़ी सी डिटेल देंगे जी, सीडीएस, क्योंकि आप जी जी जी, ये हाँ थोड़ा नया बिल्कुल। पॉइंट है। जैसे जी। सीडीएस है तो जी। सीडीएस तब है जब आप यहाँ से ग्रेजुएट होकर के जब जा आपने रहे हैं, ग्रेजुएशन कर ली कर है। के जाएंगे, ओके, तब वो सीडीएस करेगा बच्चा, और सीडीएस के थ्रू वहां जाएगा। प्रोसेस लगभग सेम ही होता है, एकदम इंटरव्यू की तरह? सेम, हाँ बिल्कुल। अच्छा। सबको एसएसबी यहाँ भी देना होगा, ओके लेकिन वहां अब ट्रेनिंग आपकी जो 4 साल की एनडीए में होती है वो 4 की ना होकर के यहाँ 3 साल, 1 साल की रह अच्छा, जाएगी, 1 साल क्योंकि की 3 की ग्रेजुएशन की कम हो गई। कम हो गई है। तो ये एक फर्क है ये दोनों। बहुत जी। अच्छा बच्चों के लिए ऑप्शन होगा। हाँ जी। हाँ जी, इसी आधार पर डिफेंस में हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं सर। इसमें लड़कियों के लिए जो एनडीए की बात अगर करी जी, जाती है जी। तो पहले के अवसर कुछ और थे। हाँ तो बहुत हमारी बहनों ने ये डाउट पूछा है कि क्या एनडीए में लड़कियों को समान अवसर मिलते हैं? हाँ, एनडीए में लड़के और लड़कियां दोनों ही जा सकती हैं, दोनों की ही कॉमन कट ऑफ लगती है। ऐसा नहीं है कि लड़कों की अलग लगती है लड़कियों की अलग लगती है। अगर मान लीजिए जितने पे कट ऑफ गई है, जितना भी मार्क्स अच्छा। पे, उसमें जितने लड़के आए लड़कियां आए सब लिए जाएंगे, उसमें कोई ऐसी रोक टोक नहीं है। हालांकि अब से पहले जैसे सिपाही भर्ती में जाते थे तो वहां फीमेल्स को नहीं लिया जाता था, वहां सिर्फ बॉयज लिया जाता है। अब तो अच्छा। वहां भी अलाउ कर दिया इनकी एंट्री, लेकिन ऑफिसर लाइन में हमेशा से रही है कि लड़कियों को भी बराबर का मौका मिलता है। अच्छा, मौके बराबर के हैं। हाँ, अब सवाल है आप तैयार हैं या नहीं? आप तैयार हैं या नहीं? सरकारें तैयार हैं, जी, डिफेंस जी। तैयार हैं। जी पर मैं तो बच्चों से एक बात जरूर कहूंगा सर, जी, कि जब हम रक्षा विभाग की बात करते हैं, हाँ तो मैं तो ये मान के चलता हूँ रक्षा किसी लड़की का ही नाम होता है, लड़के का तो मैंने आज तक सही नहीं बात। सुना। तो बिल्कुल। किस विभाग की, तो विभाग ही आपका है। हाँ, विभाग ही आपका है। बस अब आप लोगों को मेंटली तैयार होने की जरूरत है। वो जी, लड़के जी। लड़कियों वाला वो डिस्क्रिमिनेशन जो है, वो भेदभाव वो खत्म हो चुका है खत्म सर, हो बिल्कुल चुका जैसे है। आपने बताया कि जी बिल्कुल। जी जी, और इवन अगर हम गौर करें सर, हमारा जो पहला स्वतंत्रता आंदोलन कहा जाता है 1857, जी उसमें 2 बहुत बड़े नाम आते हैं, धन सिंह कोतवाल जी का नाम आता है, हाँ। मंगल पांडे जी का नाम आता है, पर उसमें जो सबसे बड़ा नाम आता है वो वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी लड़कियों को डिफेंस में तो डेफिनेटली जाना जाना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। डिफेंस आपको वेलकम करने के लिए तैयार है। सवाल ये है, आप आने के लिए तैयार हैं या नहीं? हाँ या नहीं, बिल्कुल। और ऐसी ऐसी वीरांगनाएं इस धरती पे हुई है, बिल्कुल है। तो बिल्कुल एनडीए में भी क्यों चांस नहीं मिलेगा आपको, बराबर का चांस। अगर आप डिफेंस की वोकेबलरी पे भी गौर करें सर, हाँ। तो मैं तो अभी बैठे बैठे सोच रहा हूँ, जब आप बोल रहे थे रक्षा, ये लड़की का नाम, अगर हाँ। आप गौर करें, आप डिफेंस की अगर वोकैब्स पे ध्यान दें, ये हमारी सामरिक ताकत है। हाँ, ताकत भी स्त्रीलिंग है सर। अगर आप ताकत भी स्त्रीलिंग है। पावर भी स्त्रीलिंग है। अच्छा बताइए, मिसाइल भी बनती है, बनता नहीं है। हाँ। अच्छा, बंदूक भी स्त्रीलिंग है, इवन बुलेट भी स्त्रीलिंग है। हाँ। तो मैं समझता हूँ 80% जो वोकेबलरी है हाँ। रक्षा विभाग की, हाँ, वो ही स्त्रीलिंग है। तो आपका तो स्वागत है। 80% तो आप ही वैसे ही जी है। जी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल स्वागत है आपका। जी जी हमारी प्यारी बहनों का एक डाउट रहा है जी। एक डाउट क्या, वो मैं कहूँ तो सभी का ही डाउट है। अच्छा। जैसा कि अगर पहले की बात करें तो वहां पर शिक्षा के अधिकार में महिलाओं को थोड़ा सा पीछे रखा गया, और उसी के आधार पर ही अगर ये डाउट लिया जाए तो मेरे हिसाब से सर बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। अच्छा, तो डाउट है सर, क्वेश्चंस आए हैं, लड़कियों को सरकारी नौकरी में किस क्षेत्र में जाना बेहतर विकल्प हो सकता है? लड़कियों का किस क्षेत्र में जाना? अच्छा, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में। देखिए, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में बहुत कुछ तो डिपेंड, फिर मैं बोलूँगा कि इंटरेस्ट पे करता है, कि लड़कियां डिफेंस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, या उसने टारगेट मुझे यूपीएससी का बना रखा है। लेकिन जनरल माँ बाप जो एक गाँव देहात से जुड़े हुए हैं, वो क्या सोचते हैं कि हमारी लड़कियां किस तरफ जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो एक फेवरेट पहले से एक जॉब रही है, टीचर की जॉब, टीचर वाली लड़कियों के लिए। अब वो फेवरेट बनने का कारण क्या है? मान के चलिए कि भाई कल को बच्ची की शादी हो जाती है, वो माँ बनती है, अब वो अपने बच्चों की जो केयर कर पाती है, वो जॉब भी करना चाहती है, तो वो टीचिंग में जो आवर्स कम है, ड्यूटी आवर्स 5 से 6 घंटे से ज्यादा किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए नहीं है। अब 5-6 घंटे आप पढ़ा रहे हो, फिर अपने बच्चों को बाकी टाइम दे रहे हो। और देखिए, शुरुआत में हमारे पास बहुत सारे जज्बे हो सकते हैं, मैं उसी में जाना है, उसी में जाना है। एक टाइम आता है,
उस टाइम फैमिली प्रायोरिटी बन जाती जो है। प्रैक्टिकल अप्रोच है, वो प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकल अप्रोच। उस टाइम पे भाई शुरुआत में ये लगेगा मुझे यहाँ आना है, मुझे वर्दी का शौक है, मुझे ये शौक है, मुझे वो शौक है। बाद में यही होगा कि मैं अपने बच्चों को कितना टाइम दे पा रहे हैं। तो फिर टीचर कभी नहीं पछताती इसके लिए। बाकी महकमे में फीमेल्स, मैं ये नहीं कहता हर जगह पछताती हैं, पर ये जरूर कहती है मैं अपने बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाती जितना दे। तो इसलिए अगर फेवरेट जॉब माने तो लड़कियों के लिए वो हमेशा से ही सभी की नजर में वो टीचिंग की रही है। टीचर के फेवरेट होने का एक कारण और भी है सर, बच्चियों के केस में, लड़कियों के केस में खास तौर से। अगर आप टीचर के अंदर की जो स्किल्स या बिहेवियर या जो पर्सनैलिटी होनी चाहिए, अगर आप कायदे से देखें तो वो लड़कियों में होती है एक्चुअली। टीचर का बेसिक काम क्या है? टीचर का बेसिक काम होता है बच्चे को ऑब्जर्व करना। आप कभी भी देखिएगा महिला या लड़की बच्चे को ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर सकती है, क्योंकि वो एक माँ भी रही है। जी। हम टीचर को गाँवों में मास्टर बोलते हैं, और मैं तो अक्सर कहता हूँ मास्टर शब्द की शुरुआत ही माँ से होती है। जी। तो वो बाय डिफॉल्ट मास्टर है। एक तो दूसरा एक बहुत बड़ा कारण और भी होता है सर, कि लड़कियां जो होती हैं वो कंपैशनेट ज्यादा होती हैं, मतलब दयालु या कनेक्ट करने वाली ज्यादा होती है। और बच्चों को कोई व्यक्ति ऐसा चाहिए, जैसे माँ जो है बच्चे के बिना रोए समझ जाती है कि ये रोने पे ही समझ जाती है पेट दर्द से रो रहा है, भूख के लिए रो रहा है। तो जब कोई लेडी या कोई लड़की टीचर बनती है तो किसी बच्चे के पेन को, दर्द को, तकलीफ को या समस्या को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाती है। इसलिए कभी भी देखिएगा फीमेल टीचर्स बहुत बेटर होती हैं इस फील्ड में। ये भी एक बहुत बड़ा कारण, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और देखिए जाहिर सी बात है रुचि का भी काम होना चाहिए, मतलब इंटरेस्ट का काम। ऐसा नहीं है, टीचर का जो प्रोफेशन है वो बहुत आइडियल प्रोफेशन है। इसमें कभी भी बिना मन के नहीं जाना चाहिए। इससे आप बहुत सारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे होंगे। आपका पैशन इसमें भी आना चाहिए, कहीं ना कहीं एक करंट होना चाहिए कि मैं इन बच्चों को कामयाब कराने के लिए यहाँ आई, तो उनके लिए मेहनत बहुत करना है आगे जाके। ये तो आपने बड़ी बात ये चीज, क्योंकि हम लोग भी टीचर हैं, तो हम लोगों को भी यही लगता है कि यार अगर हम इन बच्चों के लिए जिनके लिए मेहनत कर रहे हैं उनको अगर रिजल्ट नहीं दे पाए तो फिर हमारा यहाँ खड़े होने का कोई अर्थ नहीं है। ये आपने इतनी बड़ी बात कही है सर। जी। मैं एक बार टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए दिल्ली के स्कूल में गया, तो वहाँ प्रिंसिपल में हमने जो आप पॉइंट कह रहे हैं, आपने 3-4 बार वर्ड यूज किया कि बच्चों को लेकर। तो वहाँ प्रिंसिपल मैम ने मेरा इंट्रोडक्शन कराया अपने टीचर से कि ये हमारे मैथ के टीचर हैं, ये इंग्लिश के टीचर हैं, अमर जी इनसे मिलिए, ये फिजिक्स के टीचर हैं। तो मैंने उनसे पूछा मैम आपके यहाँ कोई बच्चों का टीचर नहीं है क्या? वो बोले मतलब? मैंने कहा मैम सब्जेक्ट के तो एक्सपर्ट हुआ करते हैं, सब्जेक्ट के थोड़ी टीचर। कभी मैथ ने चौराहे पे खड़े होके बोला ये मेरे टीचर है? बच्चा बोलता है ये मेरे सर है, ये मेरे मैम है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर आप बच्चों के टीचर बन सकते हो तो ही आप इस फील्ड में आइएगा। ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। ये जॉब से ज्यादा ड्यूटी है सर, ड्यूटी है। तो इसको जॉब समझ के बताइएगा, इसको ड्यूटी समझ के आइएगा। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण आपने बात की है सर। जी सर, अभी तो टीचर्स की बात हुई, पूरा शिक्षक बनने की बात हुई, तो अगला क्वेश्चन ही यही है सर। अच्छा यही हो गया अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर है कि सर ये क्वेश्चन तो आपने सब वो उठाए हैं जो बच्चों ने बहुत ज्यादा मात्रा में यही क्वेश्चन पूछे थे, पर हो सकता है अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन बच गए हों बच्चों के। पर हम ये जो सेशंस कर रहे हैं ये करियर बहुत लंबे ना हो, इस वजह से हम इन सेशंस को सर थोड़ा छोटा रखने की वजह से सारे क्वेश्चंस को एक में नहीं ले रहे, नेक्स्ट टाइम कवर कर लेंगे। जी। और सर मैं ये जानता हूँ कि अगर समाज में जब शिक्षक बनने की लालसा बढ़ती है, ठीक है, तो समाज सुधरता है। हाँ। तो ये डाउट तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा हम सबके लिए। क्वेश्चन जो है हमारे पास, शिक्षक बनने के लिए 12th या फिर ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहिए सर? अच्छा हाँ, देखिए अब शिक्षक की बात है, शिक्षक बनना लड़कियों के लिए बताया कि बहुत बेनिफिशियल होता है, फेवरेट जॉब उनकी मानी जाती है। लेकिन शिक्षक बनने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि लड़की के घर वालों, एक बड़ा चैलेंज है गाँवों में कि जब आप शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो आप ये सोच लीजिए 12th के बाद आपको अपनी लड़की के लिए 4-5 साल और देने होंगे। इतना लंबा टाइम देना होगा। अब इतना लंबा टाइम गाँव में कोई लड़कियों को देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे शिक्षक बनने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, देखिए शिक्षक बनने के बाद पहले, शिक्षक बनने के लिए पहले तो 12th के बाद ग्रेजुएशन करना होगा 3 साल, अब बीएड और बीटीसी 2 साल, तो 3 और 2 5 साल हो गए। अब उसके बाद आपको सीटेट और यूपीटेट या अपने स्टेट का टेट क्लियर करना। अब 1 साल में वो आ जाता है, चलो सीटेट आ जाता है, यूपीटेट नहीं भी आया तो 1 साल और लग गया आपको। अब उसके बाद
अब आपको वैकेंसीज का वेट करना है वेट करना कि है। कब वैकेंसीज आएंगी। अब वो वैकेंसीज 1 साल में क्लियर होंगी, 2 साल में क्लियर होंगी, 3 साल में क्लियर होंगी। पर यहाँ अच्छी बात बस एक है, एक अच्छी बात है कि टीचर्स के लिए ना एज जो क्राइटेरिया है वो काफी बड़ा है। रिलैक्सेशन हाँ, उसमें काफी, कि हाँ। 20-21 साल से कम एज चाहिए और आप 40 साल तक अच्छा, आप टीचर बन सकते हैं। तो इसलिए अगर मान लीजिए टाइम ज्यादा भी लग गया, ज्यादा, बहुत बार आपने देखा होगा हाँ, हाँ, कि लड़कियां शादी होने के बाद टीचर बन रही हैं। टीचर बन रही, जी बिल्कुल। क्योंकि शादी होने तक माँ बाप नहीं रोका जाता कि 12वीं के बाद 7 साल चाहिए इन सबको करने के लिए। और उसके बाद वैकेंसी, हाँ, अब 12वीं करते करते लड़की 18 ईयर्स की हो गई, हाँ, अब 7 साल और लगा दी 25 साल तक। गांव में 25 साल में तो कोई भी लड़की, बहुत कम लड़कियां बचती हैं जिनकी शादी ना हुई हो। तो ये एक बड़ा चैलेंज है गांव के स्तर पर, है ना। तो अब वो लड़कियां, क्योंकि उनमें कैपेबिलिटी तो है, वैकेंसी आएंगी वो निकाल लेंगी। अब वो 25 के यानी शादी के बाद बहुत सारी लड़कियां टीचर्स बनती हैं। तो ये जो एजुकेशन की क्राइटेरिया है, जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, ये थोड़ा सा बड़ा तो होता है टीचर बनने के लिए। हालांकि अब एक कोर्स 1 साल बचाने का चलाया हुआ है नया, और उसको मेरे ख्याल से बोलते हैं BLED कि आप जो है इसमें 12th के बाद एक ऐसी डिग्री, जैसे BA होती है, BSc होती है, एक चला दिया BLED। तो ये BLED जो चलाया है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन करके, तो ये आपको ग्रेजुएशन भी दे देता है और B.Ed भी दे देता है साथ में। यानी 4 साल का एक कोर्स है। वैसे लगते 3 साल प्लस 2 साल B.Ed में, 5 साल। पहले B.Ed 1 साल की होती थी, पर अब 2 साल की, तो 5 साल लगते। लेकिन ये 4 साल में आपको BA भी दे दिया, B.Ed भी दे दिया। अगर आप वास्तव में टीचर ही एकमात्र उद्देश्य है, फिर आप BLED कर लीजिए, कम से कम 1 साल आपका बच जाएगा। लेकिन एक बात जरूर मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, मैं जी कहना सर, चाहूंगा जी। प्रोसेस तो आपने समझा दिया। अविनाश सर, आपने पूछा टीचर बनने के लिए क्या करना चाहिए, पर एक रिक्वेस्ट मेरी जरूर रहेगी कि अगर आप टीचर बने तो फिर RWA के टीचर्स के जैसे टीचर बनिएगा, जो ईमानदार हो और जो बच्चों के हित के बारे में सोचने वाले हो। क्योंकि सर मेरा ये मानना है, if an engineer is corrupt, there is a very famous quotation, if an engineer is corrupt, then hundreds of the lives are in danger. पुल गिर गया, कुछ हो गया तो सही बात है, बिल्डिंग गिर गई। If a doctor is corrupt, then thousands of the lives are in danger. पता नहीं कौन मर जाए गलत दवाई से। सही बात है, हजारों आदमियों के लिए। But if a teacher is corrupt, then the whole nation is in danger. फिर पूरा देश खतरे में है। सही बात, क्योंकि आपके पढ़ाई तो लाखों लोग होंगे। सही बात है भाई, इंजीनियर को भी वही पढ़ाता है, डॉक्टर को भी वही पढ़ाता है, सबको आप पढ़ा रहे। तो जब आप टीचर बनने का ठान ही लें, तो प्रोसेस तो सर ने समझा दिया है, पर याद रखिएगा सर जैसे टीचर बनिएगा, RWA के टीचर जैसे टीचर, ईमानदार टीचर बनिएगा। थैंक यू सर। और बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस आप ही के भेजे हुए थे हम पर जी। अविनाश सर, मेरे ख्याल से क्वेश्चंस खत्म हो गए, अभी कुछ बचा है? जी, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, तो बहुत बढ़िया। और ये सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया है बाकी के मुकाबले। आगे हम कोशिश करेंगे कि इतने ही सेक्शंस में, यानी हम 20-25 मिनट में लें। पर ये क्वेश्चंस बहुत जरूरी थे, क्वेश्चंस के जवाब आपको सुनने बहुत जरूरी थे। तो ये डिस्कशन बहुत यूजफुल लगा होगा। अगले सेशन के लिए फिर आइएगा, पेरेंट्स के साथ आइएगा, अपने क्वेश्चंस जरूर भेजिएगा इस वीडियो के नीचे। और अगर फिर भी कुछ लगता है तो एक नंबर भी आपको आ रहा होगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस पे आप कॉल करके हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कोई भी राय, कोई भी एडवाइस ले सकते हो। धन्यवाद। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार। नमस्कार।